दोस्तों सोचो कि आपको एक ना ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए जिसकी हेल्प से आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाए तो कितना अच्छा होता ना। ऐसी जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसी बुक जरूर है जो आपके सभी सवालों के जवाब दे सकती है। बिजनेस रिलेटेड तो आपको पक्का मिल जाएंगे। तो इस बुक का नाम है क्वेश्चंस आर दी आंसर्स एंड इसके जो राइटर है वो है एलन पीज। सो हे दोस्तों, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, अगर ये समरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको बहुत सारे सवाल होते हैं, जिनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो, क्योंकि तभी तो आपको अच्छी अच्छी समरी मिलेंगी ना सुनने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक के साथ, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। ये बुक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके मार्केटिंग फील्ड में, चाहे आपकी वो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों ना हो। ये बुक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये समझने के लिए कि हम कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं और कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा होता है जब आप उनके सामने अपनी सेल्स पिच करते हो। वैसे तो इस बुक में पूरे 5 चैप्टर्स हैं एंड उन्हीं चैप्टर्स के अंदर काफी सारी चीजें समझाई हैं। सो मैं टोटल 5 चैप्टर्स को आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड बताऊंगी कि क्या क्या इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा है जिसमें मैंने 500 रुपीज की बुक परचेज की थी और कितनी सारी बुक परचेज की थी, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर है पहला कदम। सो ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको इन 5 रूल्स को समझना होगा और उन पर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो हमारा फर्स्ट रूल है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले। जब तक आपका उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, ज्यादा लोगों को नहीं मिलोगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि पूरी दुनिया में किस किस तरीके के लोग रहते हैं। और जिसके पास भी आपको सुनने की फुर्सत हो ना, बस उससे बातें करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि ये घमंडी है या फिर ये ज्यादा बन रहा है। आप जितना ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन रखोगे, जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, उतना ही आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। सो सेकंड रूल है हमारा, ज्यादा लोगों से मिलें। दोस्तों, लोगों को फोन करते रहें। हो सकता है कि आप पूरे शहर के सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल इंसान हो सकता है आपका जो फैशन सेंस है वो भी बहुत ज्यादा हो सकता है आप किसी न किसी चीज में लोगों से ज्यादा बढ़िया हो। तो जब तक आप लोगों से नहीं मिलोगे तब तक आप उनको अपने बारे में नहीं कुछ बता सकते या फिर उनके बारे में नहीं जान सकते। सो थर्ड नियम भी यही है, ज्यादा लोगों से मिले। ऑथर बोलते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होता है ना, इस बिजनेस पर जो लोग होते हैं वो बहुत कम ही चल पाते हैं और वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। पर लेकिन कुछ लोग जो फेल हो जाते हैं वो ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा बुरी होती है। आपके हिसाब से क्या होता है वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। ऑथर बोलते हैं आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहें। अगर आप उन पहले 3 रूल्स के हिसाब से चलोगे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। आगे ऑथर बोलते हैं कि रूल नंबर 4 है हमारा, औसत के नियमों का प्रयोग करें, मतलब एवरेज। ऑथर बोलते हैं कि औसत का नियम जीवन के हर एक फील्ड में काम आता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हो और परिस्थितियां समान रहती हैं, मतलब सिचुएशन सेम रहती हैं, तो आपको मिलने वाले रिजल्ट भी हमेशा एक से ही होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि $1 की पोकर मशीन का औसत भुगतान जो होता है वो 10:1 होता है। अगर आप 10 बार बटन दबाते हो तो आप कुल मिलाकर 60 सेंट से लेकर $20 के बीच की रकम जीतते हो। वहीं पर $20 की जीत के आपके अवसर 118:1 होता है। इसमें किसी दक्षता या कुशलता की जरूरत नहीं होती। मशीन को तैयार ही इस तरह किया गया होता है कि वे औसत या प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करें। ऑथर अपना एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि मैं एक बीमा कंपनी में काम करता था और मेरा औसत था 1:56। इसका मतलब था कि अगर मैं सड़कों पर जाकर नेगेटिव क्वेश्चंस पूछूंगा इस तरीके की कि क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं कराना चाहते, तो ऑथर बोलते हैं कि सिर्फ 56 में से ना सिर्फ एक ही इंसान होगा जो मेरे से बीमा कराने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं एक दिन में 168 बार
यही सवाल करूँ तो मैं दिन में 3 लोगों का बीमा कर सकता हूँ और अपनी कंपनी में उन 5% लोगों में गिना जाऊंगा। ऑथर बोलते हैं कि अगर मैं किसी सड़क के कोने पर खड़ा होकर हर आने जाने वाले से यह कहूँ, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मेरे साथ शामिल होना चाहोगे, तो जो एवरेज का रूल है ना, वो आपको रिजल्ट जरूर देगा। शायद 1:100 का जवाब होगा हाँ। ऑथर बोलते हैं कि हमेशा याद रखें, औसत का नियम हमेशा काम करता है। दोस्तों, ये जो रूल है, एवरेज का रूल, ये आप अपने काम में भी इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आप एक सेल्समैन हो, ठीक है, सेल्स कॉल करते हो, आप 100 लोगों को कॉल करते हो, ठीक है, उसमें से सिर्फ 40 से या 50 लोग ही होंगे जो फोन को उठाएंगे, ठीक है, और उसमें से सिर्फ 20 लोग ही होंगे जो आपकी पूरी बात सुनेंगे या फिर आधे में ही फोन काट देंगे, ठीक है। 10 लोग ऐसे होंगे जो आपसे मिलने के लिए हाँ बोल देंगे, उसमें से सिर्फ 5 ही लोग होंगे जो आपसे सच में मिलने आएंगे, और उसमें से भी सिर्फ 2 लोग ही होंगे जो आपके उस बिजनेस में इंटरेस्ट होंगे और इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो होता है ना, एवरेज का रूल काम करता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 100 कॉल करते हो या 200 कॉल करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो इस रूल को आप अपनाना सीखो, तो इस तरीके से आप इसको अपना सकते हो। अब मान लीजिए 2 लोगों ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 5 से 10 हजार रुपये मिलता है, तो अब उन 10,000 को एक कॉल्स पे डिवाइड कर दीजिए कि एक कॉल करने का मेरे को कितना पैसा मिलता है। इस तरीके से अगर आप काम करते हो ना, तो आप और भी ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी 100 कॉल में से सिर्फ 2 लोगों ने ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बाकी मेरा सब बर्बाद गया। ऐसा नहीं है। उन पैसों को जो आप कमाते हो उनको इन सारी कॉल्स में डिवाइड कर दो कि मेरी एक कॉल मुझे इतने रुपए की पड़ती है। अब मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछती हूँ, बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? ऑथर बोलते हैं इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर पर तय करेगा। वो बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस व्यवसाय में हर एक ने 10 लाख का बीमा बेचा। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने उसमें औरों से अधिक समय लगाया, कुछ ने 3 से 5 सालों में ऐसा किया और कुछ ने 5 के भीतर, और यहीं पर इनाम और पुरस्कार का रहस्य छुपा है। ऑथर बोलते हैं मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना संयोजित था कि मैं हर 12 हफ्ते में 10 लाख का बीमा बेच लेता था। इस तरह यह योजना बनाने की समस्या थी, बेचने की समस्या नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटर सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते तो ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। अगर आप तत्काल अपने परिणाम को दुगना चाहते हो तो उसका ये सीधा सा जवाब है कि अगले साल के संभावित ग्राहकों से उसी साल मिले। सो दोस्तों, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा किस तरह हाँ तक पहुंचे। दोस्तों इस बुक में ऐसे 4 रूल्स बताए गए हैं जिसकी वजह से आप किसी भी कस्टमर से हाँ बुलवा सकते हो, अपना बिजनेस बेच सकते हो। अब ऑथर बोलते हैं एक बात बताओ, जब आप अपने बिजनेस के बारे में किसी से बात करते हो वो कस्टमर आप पर विश्वास करते हैं? इसका छोटा सा जवाब है बिल्कुल नहीं करते। वे आपसे आशा करते हैं कि आप सौदा पक्का करने के लिए उनको तैयार करने का प्रयास कर रहे हो। वे इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि आप उन्हें अपना सामान बेचने का प्रयास करोगे, इसलिए इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि वो आपकी किसी भी बातों में फंसना नहीं चाहते। वो अपने आप को पूरा सुरक्षित रखना चाहते हैं, और यही बात है कि आपके सामने यही समस्या आती है। ऑथर बोलते हैं संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएगा, इसीलिए जो भी कस्टमर को आप अगर उनके भले के लिए भी बताओगे ना तो वो उसी तरीके से फिर रिएक्ट भी करेगा। वो आपकी किसी भी बात पर हाँ नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला मुझे कुछ बेच रहा है। अब इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो देखते हैं। दोस्तों ऑथर बोलते हैं कि ये इसलिए होता है कि अगर वो कुछ कहते हैं ना तो वो उनका विचार है, आपका नहीं। यही विचार को स्वीकार्य बनाता है और वे उसके बारे में आपत्तियां उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। दोस्तों अब इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ऑथर बोलते हैं आपका जो कस्टमर होता है आपको जो बताते हैं वह सब सही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो यह उनका विचार होता है, आपका नहीं। यही विचार को स्वीकार्य बनाता है और वे इसके बारे में आपत्ति उठाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि ये उनका थॉट है। इसमें जो तकनीक बताई गई ना उसका अगर आप यूज करोगे तो आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो क्लाइंट है ना, वो खुद ही आपको बताएंगे कि असल में उनको आपसे क्या चाहिए।
अब जानते हैं कि लोग आपत्तियां क्यों करते हैं। ऑथर बोलते हैं कि मैंने एक बार एक नेटवर्क मार्केटर से, अभी हाल की जो आपकी प्रेजेंटेशन थी इसमें आप एक क्लाइंट से बात कर रहे थे, उसका क्या जवाब था। वो बोलता है खास कुछ अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। ऑथर बोलते हैं मैंने पूछा उससे कि उसका क्या मतलब था और उसने वही बात दोहरा दी, मैं ठीक ठीक तो नहीं जानता, पर उसने जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऑथर बोलते हैं इसका असली मतलब यही था कि वह नेटवर्क कार्यकर्ता रुचि नहीं ले रहा था, वह स्वयं भी नीरस था और उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं थी। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्लाइंट से बात करते हो, उसको अपनी सेल्स पिच सुनाते हो या फिर उसको कोई भी चीज़ बताते हो, अगर आप उसमें खुद इंटरेस्ट नहीं लोगे ना, तो सामने वाला क्लाइंट है ना, वो भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ही नहीं लग रहा कि वो रियलिस्टिक है, आपको ही मज़ा नहीं आ रहा उसको बताने में, तो वो कैसे मज़े लेगा। सेम मैं अपने काम के लिए भी बोलती हूँ, अगर कोई भी मैं काम करती हूँ, अगर मैं आप लोगों को अगर रोते हुए ऐसे ही चीजें बोलती रहूं, तो शायद आप भी इंटरेस्टेड नहीं होगे मुझे सुनने के लिए, राइट। तो उसी तरीके से अगर आप अपने फील्ड में इंटरेस्टेड होकर नहीं बताओगे कि आप क्या वर्क करते हो, आपकी कंपनी क्या वर्क करती है, तो कोई भी सामने वाला बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा आपको सुनने के लिए या फिर आपकी बताई गई कोई भी चीज को खरीदने के लिए। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसमें बताए गए 4 रूल्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला है हमारा बर्फ पिघलाएं, मतलब इसको शुरुआती कुंजी का उद्देश्य कह सकते हैं कि आपके जो भी क्लाइंट हैं उसके साथ अपना तालमेल बनाना। यहाँ पर हम उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। उस कुंजी का लक्ष्य विशुद्ध रूप से अपनी योजना को बेचना है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात की काफी संभावना है कि वह आपकी योजना को भी पसंद करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता या उस पर विश्वास नहीं करता, तो आप उसको जो भी बताओगे वो सब उसको बकवास लगेगा और वो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेगा। इसीलिए अपने क्लाइंट के साथ तालमेल बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी उसकी सुनो तो कभी अपनी बताओ। दूसरा है हमारा सही बटन खोजें। दोस्तों, इस स्थिति में क्या होगा, यह आपको पूरी तरह से तय करना होगा। हो सकता है आपका क्लाइंट बहुत ज्यादा इमोशनली रूप से अलग हो सकता है वो बहुत ज्यादा रोमांचित हो या फिर दुखी हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो सकता है। इसीलिए आपको ये देखना होगा कि कहीं आप कोई ऐसी बात ना कर दे जिसकी वजह से वो भड़क जाए या नाराज हो जाए। और एक चीज भी है जो आपको याद रखनी चाहिए, वो ये कि अगर वो गुस्सा करता है तो इस चीज का ध्यान रखना कि वो गुस्सा शायद वो आप पर नहीं कर रहा है, खुद पर कर रहा है। इसीलिए प्रेजेंटेशन के इस भाग में आत्मसंतुष्टि के लिए जरा भी जगह नहीं है। जब लोग अपने लक्ष्य या महत्वाकांक्षाओं के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अपने वे काम करने की शैली के बारे में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। इसीलिए चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, आपको ऐसे लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो खुद से भी दुखी हैं, अपने काम से भी दुखी हैं। अगर आप उन्हें कोई और काम भी दोगे तो वो उससे भी ज़्यादा दुखी रहेंगे। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा भावनात्मक कारणों में शामिल होना चाहते हैं, वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित हो सकेंगे। इस स्थिति में आप ये जान सकेंगे कि किस तरह व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक क्या है, मतलब उनका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है। इसीलिए उन्हीं लोगों पे टाइम लगाएं जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जो करते भी हैं। ऑथर बोलती कि हर व्यक्ति 2 में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है, या तो वो प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए या फिर कष्ट को बेचने के लिए। अब ये जानते हैं कि ज्यादातर लोग चीजें क्यों खरीदते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि कोई अदर इनकम सोर्स के लिए करते हो, या फिर वो आर्थिक स्वतंत्रता पाने चाहते हो, या फिर वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर उनके पास बहुत सारा टाइम है, या फिर वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हो, या फिर वो दूसरों की मदद करने के लिए उस बिजनेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, या फिर उन्हें नए नए लोगों से मिलने का, नई नई काम करने का शौक होता है, या फिर वो रिटायरमेंट चाहते हैं, या फिर और ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं। जब आप इस लिस्ट का यूज़ करते हो तो आप पाते हो कि इन कारणों में से ही कोई एक कारण ज़रूर होगा कि वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रहा है।
और फिर बस वही आपको पकड़ना है और उसी पर आपको बात करनी है। इसी के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो सकती है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ये आइसक्रीम हर एक को पसंद होगी। कई लोग स्ट्रॉबेरी या फिर कैरेमल को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं तो आपके लिए इसके बारे में बातें करना न केवल आसान होगा, बल्कि आप उसे दूसरों के साथ बांटना भी चाहेंगे, और आपके लिए यह समझना बहुत कठिन होगा कि इसे हर व्यक्ति पसंद क्यों नहीं करता। अधिकतर लोग चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं, पर इसी कारण से यह हर एक की पहली पसंद नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस चॉकलेट आइसक्रीम से एलर्जी भी हो सकती है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए आपका जो क्लाइंट है ना वो किस चीज में इंटरेस्ट है। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि आपको कस्टमर्स के साथ तालमेल बैठाना है। एंड थर्ड रूल है हमारा, सही बटन दबाएं, मतलब योजना दिखाएं। दोस्तों, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, वहाँ पर आप ये दिखाते हो कि आपका जो प्लानिंग है ना, आपका जो बिजनेस है ना, वो क्लाइंट की उन आशाओं, सपनों और डरों का समाधान है जो आपने उससे पता लगाया था। जो हमारा सेकंड रूल था ना, सही बटन ढूंढो, जहाँ से आपको ये पता चला था कि इस क्लाइंट को क्या चाहिए, मतलब उसको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए या फिर उसको एक और इनकम सोर्स बना है, उसके बारे में आपको पता चल गया है। तो आप उसी तरीके से आप अपने प्लानिंग्स को दिखाएंगे, अपने बिजनेस को दिखाएंगे। ठीक है, आपके दिए गए परीक्षण से आपको अपनी वैवाहिक योजना को प्रस्तुत करने का ऐसा निसंदेह तरीका मिल जाएगा जो आजमाया हुआ होगा, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऑथर बोलते हैं, समाधान तार्किक रूप से सही होना चाहिए, पर तर्क का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है। 5 ठोस सोने का सवाल भावनाओं के ताले को खोलते हैं और संभावित ग्राहक को प्रेरित करते हैं कि वे अपने समाधान स्वयं खोजें। अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले के प्राथमिक प्रेरणा घटक को नहीं खोजा, तो हो सकता है आपका क्लाइंट उस समय तो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाए, पर बाद में वह भावनात्मक रूप से अपने आप को बंद कर ले और वो आपके उस बिजनेस के बारे में ना सोचे और ना ही फिर उसको खरीदे। और यही कारण होते हैं कि पहले तो क्लाइंट आपकी सारी बात सुन लेता है और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और बाद में वो मना कर देता है। उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय होगा। आप ये भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर वह आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए। जब आप वैवाहिक योजना बनाते समय जब आप अपने क्लाइंट के शब्दों को ही रिपीट करते हो, तो ये बात उनके लिए व्यक्तिगत बन जाती है। आपकी बातें है ना वो और ज़्यादा अर्थपूर्ण बन जाती है, वो और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आता है अगर मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ तो मैं अपनी चीज़ों को ही तो पूरा करना चाहता हूँ, अपनी आशाओं को ही तो पूरा करना चाहते हो। तो वो इस तरीके से आपका वो बिजनेस खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो लास्ट एंड फाइनल है हमारा रूल। ऑथर बोलते हैं, अगर आप इन रूल्स का यूज करते हो तो आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा कि आपका जो क्लाइंट है उसको आप अपनी बिजनेस में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में इजीली शामिल कर सकते हो। उनके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाएं। हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन को इस नजरिए के साथ रखें जैसे तत्काल शुरुआत करना एक संभावित प्रक्रिया हो। जब आपको लगे कि आपका क्लाइंट ने बिजनेस में शामिल होने का मन बना लिया है, तो याद रखें आप उसे तुरंत शामिल होने का इनविटेशन दे दें। हमेशा विश्वासपूर्ण और निश्चित बने रहें और इसे बताएं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं, आज ही ना कि कल। अगर आप सही बटन ढूंढने में, जो हमारा सेकंड रूल है, उस पर अच्छे से काम करते हो ना, अगर आप अपने क्लाइंट की पूरी स्टोरी सुनते हो और उसके मुंह से ही ये चीज उगलवाते हो कि वो इस बिजनेस में क्यों रहना चाहता है, वो ये बिजनेस क्यों करना चाहता है, और उसी चीज को आप बार बार रिपीट करोगे ना, तो कभी भी आपका जो क्लाइंट होगा वो भड़केगा नहीं। को पता है कि आप जो बोल रहे हो ना वो उसी के ही शब्द हैं और ये बिजनेस उसी चीज में ही उसकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपको सेकंड वाले रूल में परफेक्ट होना होगा, बाकी सारे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे करना ही, और आप हर किसी को अपने बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल कर सकते हो। सो दोस्तों, इस तरह सही बटन ढूंढने और उसे दबाना और अपना नेटवर्क बनाना आपके लिए एक सरल कार्य बन जाएगा। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 3, सशक्त प्रस्तुति के 6 महत्वपूर्ण उपाय।
पुल बनाना एक तकनीक है जो चर्चा को जारी रखता है और इस तरह परिस्थिति को टालती है जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या फिर आप अपने क्लाइंट से बहुत कम बातें करते हैं। अगर आप कोई महत्वपूर्ण सवाल पूछें और जवाब में आपको एक छोटा सा उत्तर मिले तो आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो। सो दोस्तों, आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ सीयू और फ्रेड की, जो कि फ्रेड था वो बहुत ज़्यादा घमंडी तरीके का इंसान था एंड सीयू ने अपने बिजनेस में उसको कैसे इन्वॉल्व किया, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे इन्वॉल्व किया, वो हम आपको बताएंगे। जो सीयू थी वो एक डिस्ट्रीब्यूटर थी, वो अपने क्लाइंट फ्रेड से तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही थी। जो फ्रेड था वो एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता था और अपनी लंच की छुट्टी में सीयू को मुलाकात का समय दिया उसने। फ्रेड जो था वो शुरुआत में बहुत ज्यादा रूखा और बहुत अजीब से स्वभाव का दिख रहा था, एकदम घमंडी टाइप का। वहीं पर सीयू बोलती है उससे, फ्रेड से, कि आपने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। फ्रेड बोलता है कि मुझे हमेशा से कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब जो सीयू थी उसके पास इस फील्ड के बारे में कोई और नॉलेज थी नहीं, तो उसने सोचा कि चलो बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो सीयू ने पूछा, आपको कंप्यूटर के बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या लगती है। फ्रेड बोला, यह लगातार बदलता रहता है। अब फ्रेड ने इतना छोटा सा रिप्लाई दिया कि सीयू फिर से एक बार मुश्किल में आ गई कि चलो अब बात आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं। अब प्रॉब्लम यही थी कि अगर सीयू बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछती ना तो ये एकदम इंटरव्यू की तरीके से लगता कि वो उसका फ्रेड का इंटरव्यू ले रही है, उस तरीके से बातचीत होती। लेकिन बातचीत भी जारी रखनी थी, जैसे कि हमारा फर्स्ट रूल है कि पुल बनाएं। और जो फ्रेड था वो बहुत छोटे छोटे जवाब दे रहा था। अब ऑथर बोलते हैं कि छोटे जवाब देने वाले क्लाइंट को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी चर्चा करते समय पुल बनाए जाए, शक्तिशाली पुल। अब जो सीयू थी उसने काफ़ी सारे लोगों के साथ इस तरीके से बात की थी, तो उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि वो किस तरीके से पुल बना सकती है। और फिर से उसने अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया। फिर सीयू ने पूछा, आप इस बिजनेस में कैसे आए फ्रेड। फ्रेड बोला, मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा रुचि थी। सीयू पूछती है, मतलब। फ्रेड बोलता है, यानी नेटवर्क सिस्टम को बड़े और मध्यम आकार की कंपनियों में लगाना। सीयू पूछती है, इसका मतलब है। फ्रेड बोलता है, इसका मतलब है कि मैं किसी भी कंपनी को कार्यप्रणाली में सुधार के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करने में सहायता करता था जिसमें जिंदगी को और भी ज्यादा आसान बना दिया जाए। सीयू पूछती है, उदाहरण के तौर पर। फ्रेड बोलता है, उदाहरण के तौर पर कल की बात लो। कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया। उस कंपनी में गंभीर लेखांकन समस्या थी। उन्होंने मुझे बुलाया। अब आपने देखा कि फ्रेड ने कैसे अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दिया। अब जो सीयू थी उसने इस बात में एकदम कह सकते हैं कि किला जीत लिया, क्योंकि उसने इस कॉन्वर्सेशन को एकदम इंटरव्यू की तरह नहीं रखने दिया। और अब फ्रेड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था और वो आराम से अपनी पूरी स्टोरी बताने लगा था। तो इस तरीके से उसने एक खड़ूस इंसान से, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल था नहीं, जो चीज़ें लोगों को बताता नहीं था, जो सीधे स्ट्रेट आंसर्स कर रहा था, उसने भी अब उसको कुछ ना कुछ बताना, स्टोरी के थ्रू चीज़ें बताना स्टार्ट कर दिया। अब जो सीयू थी वह फ्रेड के बारे में अधिक से अधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त कर रही थी। अब जो फ्रेड था वो खुद से इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप पुल तैयार करना चाहते हो ना तो इन 3 काम को ज़रूर करें। पहला, आगे की ओर झुकें, हथेली खोलकर आगे करें। दूसरा, पुल के आखिरी अक्षर को थोड़ा खींचें। तीसरा, पीछे टिक जाएं और चुप हो जाएं, जैसे कि सीयू ने किया। हथेली खोलकर आगे की ओर झुकने से जो 2 संकेत संप्रेषित होते हैं। पहला तो यह कि बिना शब्द के ही इसे यह पता चलता है कि आप खतरनाक नहीं हैं, और दूसरा संकेत ये है कि जो सुनने वाला होता है उसे पता चलता है कि अब बात करने की आपकी बारी है, क्योंकि आपने नियंत्रण उसके हाथों में सौंप दिया। पुल के आखिरी अक्षर को खींचने से लगभग एक सवाल के रूप में बदल जाता है, जबकि यदि इसे ना खींचा जाए तो ये सिर्फ एक शब्द या सेंटेंस बनकर रह जाता है। ऑथर बोलते हैं, जब आप पुल का प्रयोग कर लें तो इसके बाद चुप हो जाएं। अनंत सी प्रतीत होती खामोशी से ना घबराएं। अपने ज्ञान के मोती बिखराने के लालच से बचें। अब आपने बोलने की जिम्मेदारी संभावित ग्राहक को दे दी है, इसलिए अब आप इसे ही बोलने दें। दूसरा रूल है हमारा, सिर हिलाने की तकनीक। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि सिर हिलाना एक सशक्त और विश्वास दिलाने वाली तकनीक है। अधिकांश देशों में सिर हिलाने या
गर्दन ऊपर नीचे करना सहमति दर्शाता है। इसका अर्थ है शरीर को झुकाना या नीचे करना, जो यह बताता है मैं आपके सामने झुक जाता हूँ, मैं आपकी इच्छाओं के अधीन हूँ। तो यह एक तरह की झुकने की प्रक्रिया है। सिर झुकाने की तकनीक दो सशक्त उपयोग है। देह भाषा हमारी अंदरूनी भावनाओं की बाहरी अभिव्यक्ति है। अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो बोलते समय आपका सिर अपने आप नीचे की ओर हिलने लगेगा। अगर आप तटस्थ अनुभव करते हो और फिर भी जानबूझकर अपना सिर हिलाने लगो तो आप सकारात्मक भावनाएं अनुभव करने लगेंगे। ऑथर बोलते हैं सिर हिलाने की तकनीक का दूसरा लाभ यह है कि इससे चर्चा आगे बढ़ती है। जब सामने वाला जवाब देता है तो आप उसके जवाब देते समय अपने सिर को हिलाएंगे। जब वह बोलना खत्म कर चुके तो भी अपने सिर को 1 बार प्रति सेकंड की दर से 5 बार हिलाना जारी रखें। फिर देखना 4 सेकंड बाद ही सामने वाला फिर से बोलना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो आगे तक बढ़ेगी एंड उसको ये भी देखने में अच्छा लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो, सुन रहे हो। तो सिर हिलाना एक तरीके से सहमति भी होता है और ये भी दर्शाता है कि आप उसकी बातों को बहुत अच्छे से सुन रहे हो और समझ रहे हो। थर्ड रूल है हमारा न्यूनतम प्रोत्साहन। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो न्यूनतम प्रोत्साहन का प्रयोग उसे बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करें। ये कह सकते हैं कि आप ये वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे अच्छा, आह, सच, फिर क्या हुआ। इन सारे वर्ड्स का जब आप यूज करते हो ना तो सामने वाले को भी लगता है कि आप उसकी बात में सिर्फ सर ही नहीं हिला रहे हो, उससे पूछ भी रहे हो और इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो उसको अपनी बात कहने में और ज़्यादा मज़ा आता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप किसी से सामने सिर्फ बोलते रहते हो और वो सामने से आपको कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा, वैसे ऐसे करता रहता है, तो आपको भी गुस्सा आने लगती है और आप भी बोलना बंद कर देते हो। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूनतम प्रोत्साहन, मतलब आप साथ के साथ उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हो कि आप बोलो, मैं आपको सुन रहा हूँ। एंड 5th रूल है हमारा प्रतिरूपण। ऑथर बोलते हैं जब दो लोग एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से एकाकार होते हैं तो उनके शरीर भी आपसी तालमेल दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं और वे एक जैसी मुद्रा, यहाँ तक कि एक जैसा हाव भाव अपना लेते हैं। मतलब आप सामने वाले से जब बात करते हो तो आपका सामने सामने इंटरेक्शन होता है, ठीक है, आइज़ टू आइज़ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। आप उसी तरीके से बैठे होते हो, आप उसको देख रहे हो, सुन रहे होते हो, मतलब उसी तरीके से एक्ट करने लग जाते हो। लाइक ऐसे कोई बुरी सी चीज़ है तो आप भी सैड हो जाओगे, हंसने वाली बात होगी तो आप भी हंसने लगोगे, थोड़ा सा न्यूट्रल कॉन्वर्सेशन होगा तो आपका फेस भी सेम होगा। मतलब सिमिलर ही उस तरीके से हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। ऑथर बोलते हैं कि इस चीज़ को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसा बंदर होता है ना, आपने बंदर देखा होगा, जैसा हम करते हैं ना उसी तरीके से वो भी हमारी नकल करता है। सो अब लास्ट रूल है हमारा 6, गति निर्धारित करना। ऑथर बोलते हैं आवाज़ का लहजा, उतार चढ़ाव और बोलने की गति भी प्रतिरूपण के दौरान एक से हो जाते हैं ताकि तालमेल बेहतर बन सके। आपने भी देखा होगा जब आप एकदम इमोशनली धीरे बात करते हो तो सामने वाला भी उसी तरीके से बात करता है, वो भी धीरे ही रिप्लाई करेगा। वैसे ही अगर आप एकदम गुस्से से बोलते हो तो सामने वाला भी गुस्से में ही रिएक्ट करेगा, उसका फेस एक्सप्रेशन, बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी एंड उसकी आवाज़ भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। इसीलिए इसको गति निर्धारित करना कहते हैं और ऐसा लगता है मानो दो लोग एक ही सुर में गा रहे हों, ठीक है। आप अक्सर देखते हैं कि जो बोलता है वह अपने हाथों से ताल देकर समय गिनता है, जबकि श्रोता अपने सर झुकाने की लय के द्वारा उसे तालमेल करता है। आप देखते हैं कि जो सामने जो बोलता है ना वो हाथों से एकदम मूवमेंट करके बातें बताता है, जो सुनने वाला होता है वो अपना सर हिलाकर ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, या फिर उसको जवाब देकर हाँ हूँ, अच्छा, ये सब करके, ठीक है। ऑथर बोलते हैं क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे की आगे आने वाली भावनाओं का अनुमान लगा लेते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ गति निर्धारण तालमेल बनाने का प्रमुख माध्यम बन जाता है। ऑथर बोलते हैं कभी भी सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा तेज गति से ना बोलें। अगर कोई उनसे ज़्यादा तेजी से बात करता है तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति के बोलने की गति उसके दिमाग द्वारा जानकारी के सचेतन रूप से विश्लेषण करने की क्षमता दर्शाती है। इसीलिए सामने वाले व्यक्ति के
समान या उससे कम गति में बोलें और उसके लहजे का उतार चढ़ाव को प्रतिबंधित करें। मतलब जैसा वो बोल रहा है, जितनी वो तेज़ आवाज़ में बोल रहा हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उससे कम आवाज़ में बात करेंगे। सो दोस्तों, ये 6 रूल्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अपने क्लाइंट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 4, सकारात्मक प्रभाव डालने की 6 सशक्त तकनीकें। मतलब इसमें भी ऐसे 6 रूल्स बताए गए हैं जिससे आप अपने क्लाइंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन डालने के लिए आपको दोबारा चांस नहीं मिलता है। शायद आपने अपनी दादी से ये सुना भी होगा, यह बताने के लिए उन्हें कंप्यूटर यंत्रों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जिनके अनुसार 4 मिनट से भी कम समय में लोग आपके बारे में 90% राय बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि कैसे लोग आपके बारे में तुरंत बातें बना लेते हैं। इसके लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो किसी के साथ भी अच्छा होना चाहिए। अगर वो बेकार हुआ तो ज़िंदगी भर वो इसी बारे में सोचता रहेगा कि यार वो कैसा इंसान था। एंड आई टोटली अंडरस्टूड कि हर बार ऐसा नहीं होता कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही बढ़िया हो। समटाइम्स कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमें अपना पूरा ट्राई करना चाहिए कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा जाए। सो फर्स्ट रूल है हमारा हथेली की शक्ति। ऑथर बोलते हैं हथेली के संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ऊपर की ओर हथेली, नीचे की ओर हथेली और हथेली बंद करके आप एकदम सामने सीधी वाली उंगली लोगों को दिखाते हो। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ऑथर बोलते हैं मान लीजिए आप किसी को कमरे के अंदर ही दूसरी जगह पर जाने के लिए कहते हैं। हम यह मान लेते हैं कि आप अपनी आवाज़ का लहजा एक सा रखते हैं और अपने शब्दों तथा चेहरे के भाव भी एक से रखते हैं। केवल आपकी हथेली की स्थिति बदल जाती है। ऊपर की ओर हथेली, ठीक है, और जब आप ऊपर की ओर से ऐसे हथेली करके उनको बोलेंगे ना, तो सामने वाले को भी पता है कि आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तो वो आराम से उस जगह पर बैठ जाएगा और वो इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरेगा। वहीं पर जब आपकी हथेली नीचे की तरफ मुड़ जाती है तो आप तत्काल अधिकार जताना चाहते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह यह महसूस करेगा कि उसे आदेश दिया जा रहा है और वह आपकी बात का बुरा भी मान सकता है, खासकर तब जब उसे लगे कि आपको इस तरह आदेश देने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, और लास्ट है हमारा मुट्ठी एकदम बंद करके सीधी उंगली ऐसे दिखाना। आप बहुत ज़्यादा घमंडी और गुस्से में उसको इधर से उधर बैठने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब भी हमारी लड़ाई होती है फिर हम किसी से बहुत ज़्यादा गुस्से में कुछ बोलते हैं तो हम इसी तरीके से हथेली का यूज़ करके उसको उंगली दिखा दिखा कर बोलते हैं। तो ये जो होती है ना, ये उंगली बिल्कुल ठीक नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा इसको मत दिखाना। ठीक है दोस्तों, हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, ऐसे हाथ एक दूसरे को हाथ सामने से देते हैं और ऊपर से नीचे हवा में हाथ डुलाते हैं, तब ऐसे हाथ मिलाते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे नीचे से आप हाथ देते हो, दूसरे आदमी का ऐसे हाथ पकड़ते हो, तो इसका मतलब होता है नियंत्रण लेना। मतलब उसको ये फील होगा कि आप उस पर हावी हो रहे हो एंड उसको कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है, दूसरा ये होता है कि उस इंसान का हाथ ऊपर है, आपका नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कंट्रोल दे रहे हो। ठीक है, दोनों हाथ जब सिमिलर होते हैं, किसी का हाथ ऊपर किसी का हाथ नीचे नहीं, सिमिलर्स होते हैं, इसका मतलब होता है सामान्यता। आप उसको बिल्कुल सेम समझ रहे हो, ना उसको कंट्रोल करना चाहते हो ना ही उसको कंट्रोल दे रहे हो। सो फोर्थ रूल है हमारा मुस्कुराहट की शक्ति। ऑथर बोलते हैं सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो अपने होठों को पीछे खींचकर दांत दिखाता है और किसी को काटता भी नहीं है, और ये चीज़ बंदरों और चिंपैंजियों द्वारा भी हुआ था, और ये सब ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि वे धमका नहीं रहे हैं। ऑथर बोलते हैं इस संकेत में हमेशा शोध दर्शाते हैं कि आप इसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, लोग आपके उतने ही पास खड़े होना चाहेंगे, आपको अधिक देखना चाहेंगे, आपको छूने के लिए अधिक प्रेरित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में आपके बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन के लिए मुस्कुराहट बड़े फायदे की चीज़ है, तो क्योंकि ये दर्शाती है कि आपके पास आने से किसी को कोई भी खतरा नहीं है। सो फिफ्थ रूल है हमारा क्षेत्रीय सम्मान। हम में से हर एक के शरीर के चारों ओर दूसरी एक बुलबुला होता है, जिसे व्यक्तिगत स्थान मतलब पर्सनल स्पेस के नाम से जाना जाता है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ।
ऑथर बोलते हैं जो अंग्रेजी भाषी वाले देश होते हैं या फिर अपने इंडिया को भी ले सकते हो, वहाँ पर जब दो लोग बात करते हैं तो उनके बीच में कम से कम 18 इंच का फासला होता है, मतलब थोड़ा सा दूर होकर ही एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब अपने अपने पर्सनल स्पेस में रहते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो यूरोप हो गया या दक्षिण अमेरिका हो गया, तो वहाँ पर जो लोग हैं ना वो सिर्फ 12 इंच की दूरी पर ही रहते हैं, मतलब उनको पास में आकर खड़े होकर बात करने ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। उनके बीच में सिर्फ 12 इंच की दूरी होती है। अब देखा जाए हमारे जैसे देश हो या फिर कई ऐसे देश हैं, वहाँ पर ये होता है कि ज़्यादा पास में आकर अगर किसी को बात करते हुए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा गलत इंटेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं। लेकिन वहीं पर दक्षिण अमेरिका हो गया, ऐसे जो देश हैं वहाँ पर इस चीज़ को नॉर्मल माना जाता है। सो दोस्तों ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ कितना पर्सनल स्पेस में रहते हो। देखो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, मैं ही क्या हर कोई आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप किसी के सामने उतनी ही दूरी पर रहें या उतनी ही दूरी पर वो इंसान कंफर्टेबल होता है उसी तरीके से बात करें। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ इस चीज़ को समझने का। इतना तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी दूरी पर आपको बात करनी है। सो दोस्तों इस बुक का लास्ट चैप्टर है 5 देह भाषा संकेतों को किस तरह पढ़ें। ऑथर बोलते हैं हम में से हर कोई जानता है कि किसी के भी बिहेवियर से हम ये समझ सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। ऑथर बोलते हैं जब मैंने 1976 में बॉडी लैंग्वेज लिखी थी तब मुझे यह आभास भी नहीं था कि दुनिया पर इसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऑथर बोलते हैं इसकी 33 भाषाओं में 40 लाख से अधिक से ज़्यादा की बिक्री हुई। ऑथर बोलते हैं हमारी मूल देश भाषा शोध और उसके बाद हुए अनगिनत अध्ययन से यह पता चलता है कि आमने सामने की मुलाकातों में आपके सामने वाले इंसान पर कैसा प्रभाव पड़ता है। शब्द जो होते हैं उनका 7 to 10% फर्क पड़ता है। स्वर जो होते हैं उनके 20 to 30% पड़ता है। लेकिन हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना उसका असर हम 60 to 80% पड़ता है। इस चैप्टर में एक्चुअली ये समझाया गया है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो अलग अलग तरीके, जैसे कि अगर हम कुछ सोचते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, हमें ठंड लगती है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, जब हमें भूख लगती है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है। वैसे ही जब हम किसी क्लाइंट को कुछ समझा रहे होते हैं और वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है तब हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाते हैं कि वो सामने वाला हमारी बात को लेके इंटरेस्टेड है या नहीं। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी फील्ड में किसी से भी बात करते हो तो हमारे अंदर ऐसे कह सकते हैं शक्तियाँ दी गई हैं जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो क्या सोच रहा है और उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। एंड आई नो इस चैप्टर को मेरे को और ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बॉडी लैंग्वेज जिसको अच्छे से समझते हो, अब एक एक बॉडी लैंग्वेज किस किस तरीके से इंसान रिएक्ट करता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो इस चैप्टर में इतना ही था। इस चैप्टर में इतना ही था एंड आई होप को सब समझ में आ गया हो। तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये बुक कैसी लगी एंड आपको क्या क्या समझ में आया वो सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट बुक समरी आपको किस बुक की चाहिए वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।